तो इतना ही हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। अभी तक की क्लास में अगर तुम लोगों ने फोर्सेस कैलकुलेट करना अच्छे से समझा है, ठीक है, तो क्लासेस सक्सेसफुल है। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ फोर्स कैलकुलेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया था कि अगर हमें बताया जाए कि हमारे पास कोई ऐसी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, लास्ट क्लास की समरी बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हमारे पास कोई ऐसा करंट कैरिंग वायर है, किस तरह का? सबसे पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि सबसे पहले करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया वो सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जो वायर है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि ये जो वायर है, वायर की जो लेंथ है, लेंथ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वायर को करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग रॉड को हम किसी तरह से भी रख करके फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। अभी हम सिर्फ ऐसे केस में करंट कैरिंग रॉड के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये रॉड रखा गया है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये रॉड रखा गया है तो इस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है? BIL के इक्वल। सिंपल सा एक्सप्रेशन है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट देखो, लेंथ देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड BIL। और फोर्स की डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन वो L क्रॉस B के अलॉन्ग है, L क्रॉस B के अलॉन्ग। तो ये मेथड हम यूज करेंगे फोर्स कैलकुलेशन के लिए। स्ट्रेट रॉड के ऊपर फोर्स कैलकुलेशन के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे BIL, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल है। एक एग्जांपल पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि किसी भी जनरल टाइप के करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेशन कैसे किया जाए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ और इस क्वेश्चन को पहले सब लोग पढ़ो, और पढ़ने के बाद इसको ट्राई करो। क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसको खुद से पढ़ो, ट्राई करो। ठीक है, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है? ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास एक कुछ इस टाइप की सर्किट है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सर्किट तुम्हें इमेजिन करना है कि बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ, रखी गई है। जैसा तुम्हारा टेबल है उसी पर इमेजिन करो कि जिस तरह से सर्किट ड्रॉ की गई है इसी तरह की एक सर्किट रखी हुई है। ठीक है, तो इस सर्किट में यहाँ इधर 120 वोल्ट की बैटरी है, 25 ओम इधर है और 10 ओम इधर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके राइट साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो वो मतलब जहां पर ये राइट साइड वाला पार्ट है वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सर्किट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे ड्रॉ की गई इस तरह से। बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो सर्किट के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ बताया गया है कि एक हमारे पास एक रॉड है, मेटल बार है, मेटल बार है। और मेटल बार को बिल्कुल हम ना इस सर्किट का जो ये जो कंडक्टिंग वाला ये जो वायर्स है ना, ये कंडक्टिंग रेल की तरह है। ठीक है, और इस पार्ट पे हम ऐसे इस पार्ट पे एक एक मेटेलिक रॉड रखी गई, इस पार्ट के ऊपर एक मेटेलिक रॉड रखी गई। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, ओके। क्या हो रहा है? Sorry. तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट का एक पार्ट तो अभी क्लोज है, कनेक्टेड है। जैसे ही हम इस पार्ट को देखेंगे तो क्योंकि ये पार्ट कनेक्टेड है तो इस पार्ट में करंट फ्लो कर रहा होगा ऑलरेडी। ठीक, इस तरह से लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा। कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 120/35। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है और इस सर्किट का जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर वाला, ये वाला डिसकनेक्टेड है, इसमें कोई करंट नहीं पास कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल मेटेलिक बार है और नॉर्मल मेटेलिक बार रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मेटेलिक बार के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम क्या करते हैं, क्या मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही से अभी। एनीवे चलो तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोग ओरली में डिक्टेट कर रहा हूँ उसको समझो, ये थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करने लगेगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब तक ये स्विच डिसकनेक्टेड है तब तक मेटेलिक रॉड नॉर्मल मेटेलिक रॉड है, इसमें कोई करंट नहीं पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रॉड ऐसे ही रखा रहेगा। क्वेश्चन में बताया जाता है कि हम कुछ देर के बाद स्विच को क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इस ये सर्किट कंप्लीट हो जाए इस राइट साइड वाला और मेटेलिक बार के अक्रॉस करंट पास करेगा। ठीक है, और ये मेटेलिक बार मतलब बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, इसकी कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में बता दिया गया कि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो मेटेलिक बार के पास करंट पास करेगा और अब ये करंट कैरिंग रॉड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है
कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, what is the acceleration of the rod just after the switch is closed? ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, रॉड की एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन का मतलब किस डायरेक्शन में भी होगी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, गुड, तुम लोग तो सॉल्व भी कर चुके हो। ठीक है। ये रहा। ठीक है, ये तो सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे स्विच करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसा दिखेगा? जैसे ही स्विच ये क्लोज होगा, ये वाला स्विच जैसे ही क्लोज हो गया, तो जैसे ये स्विच क्लोज हो गया, तो जो ये रॉड है ना, ये एक्चुअली एक रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो आप बोलेंगे कि आ, इस सर्किट में करंट पास करेगा, कितना कितना करंट पास करेगा? तो एक काम करते हैं, पहले इस कंप्लीट पार्ट के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये 10 और 10 पैरेलल में 5 ओम, और 5 और 25 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 30 ओम। करंट कितना पास करेगा? टोटल करंट बैटरी से कितना, बैटरी से कितनी करंट स्टार्ट होगी? करंट की वैल्यू होगी 120 अपॉन 30, यानी कि 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट यहाँ पर आएगा। ये सिंपल सर्किट है। और अब 4 एम्पियर को डिवाइड होना है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो आधा आधा करंट इधर 2 एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, करंट डिवीजन रूल यूज करके या सिमेट्री को यूज करके। इसका मतलब है कि रॉड के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रॉड के अंदर करंट कितना पास करेगा ये पता चल गया है। तो अब इस रॉड के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और फोर्स पता चल गया तो एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। कि तुम्हें याद होना चाहिए कि यहाँ पर सर्किट जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो रॉड के ऊपर दो फोर्सेस तो पहले से एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? रॉड के ऊपर दो फोर्सेस तो ऑलरेडी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रॉड के ऊपर दो फोर्सेस, एक तो रॉड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट, यहाँ पर ना अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि बैलेंस कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज किया, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स भी रॉड के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक, रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किधर एक्ट करेगा, थोड़ा अब बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो हम बोलेंगे क्योंकि करंट इधर है, तो यहाँ पर एल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। एल क्रॉस बी करेंगे तो राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आएगी। मतलब जैसे ही स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो किया, तो रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। स्ट्रेट वायर है और परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो मैग्नीट्यूड भी हम रॉड के ऊपर लिख सकते हैं बी आई एल के ऊपर। आई तो कैलकुलेट कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है और लेंथ क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम न्यूटन्स लॉ से लिखेंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो ये वैल्यू आएगी बी आई एल अपॉन एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है?
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सारी वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले तुम इस क्वेश्चन को पढ़ लो, कि इसको सॉल्व जूम बोर्ड पे ही करते हैं, क्योंकि उस पर चैट देखने में आसानी होती है। इसमें चैट का तुम लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो पता नहीं चलता है। ये दो क्वेश्चन है, क्या करें, ये वाला क्वेश्चन ले लें? चलो ठीक है, इसको पहले करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करने जा रहे हैं। पहले तुम लोग पढ़ लो, फिर मैं अलग से क्या क्या चीजें गिवन है और फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ। ट्राई करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक रॉड है। ये इस तरह से समझो, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है इस तरह से, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे करके, इस तरह से ऐसे हिंज लगी हुई, ठीक है। और इस हिंज के साथ, ठीक है, हिंज के साथ एक ऐसे वर्टिकल रॉड रखा गया है, ठीक है। हिंज के साथ एक वर्टिकल रॉड है यूं, ठीक है, वर्टिकल रॉड है। तो तुम सोच सकते हो कि अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो आइदर लेफ्ट और राइट, ये ग्रेविटी की वजह से रोटेट करता हुआ ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टेबल पे इमेजिन करना है तुम्हें, इस तरह से ये रॉड पहले रखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्लाइड कर, इस पॉइंट का नाम बी है। तो ये स्लाइड करके ना, सॉरी, रोटेट करके, क्लॉकवाइज रोटेट करके फॉल करने लगता है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके कुछ दूर के बाद ना, यहाँ पर हमने वॉल पे ऐसे नेल फिक्स कर दिया इस जगह पर। यहाँ पे इसे ए पॉइंट है, ये कोई नेल है। तो इस नेल की वजह से क्या होगा कि रॉड आगे यहाँ पर जाकर के ना ऐसे करके नेल से सपोर्ट लेकर के, नेल से सपोर्ट लेकर के रॉड यहाँ पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पूछा जाए कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो रॉड के ऊपर mg एक्ट कर रहा होगा, और इस सपोर्ट की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे भी फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम साथ साथ ये भी बोलेंगे
कि रॉड के ऊपर जो mg का क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमें नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जितना टॉर्क mg प्रोवाइड करिए उतना ही टॉर्क नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि हम किसी तरह से ना इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। हर जगह नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉड के ऊपर सिर्फ mg और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का टॉर्क आएगा। ठीक है, ये दोनों बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। अब बोला गया है कि इस रॉड को ना, क्योंकि ये मेटेलिक रॉड है, किसी तरह से इस तरह से वायर से कनेक्ट करके ना, बैटरी लगा करके हम इसमें करंट प्रोवाइड, मतलब इस रॉड के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं। जैसे ही रॉड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, अब ये नॉर्मल रॉड नहीं है, ये करंट कैरिंग रॉड बन गया है। और हर करंट कैरिंग रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एग्जर्ट करती है। तो जैसे ही पता चलेगा कि ये करंट कैरिंग रॉड है, तो इसके ऊपर एक और फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, कितना आएगा? तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट रॉड है और ये स्ट्रेट रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो स्ट्रेट रॉड के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों पता लगा सकते हैं। पहले फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ठीक है, स्ट्रेट रॉड के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर? एल क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है। तो एल का मतलब करंट की डायरेक्शन में लेना होता है। एल तो इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, लेकिन जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एल का मतलब है करंट की डायरेक्शन में। तो एल की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो एल क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, और किधर कितना एक्ट करेगा? रॉड की लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसमें मैं बताना भूल गया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो सही है, वो एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो जो हमने ड्रॉ की है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इससे पहले जहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो इससे पहले के एग्जाम्पल में हमें फोर्स की ज़रूरत बॉडी का ट्रांसलेशन देखने के लिए चाहिए थी, और ट्रांसलेशन में फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन अब ये बॉडीज रोटेट कर सकती हैं, तो ये वाली जो रॉड है ये रॉड रोटेट करेगी। तो कोई बॉडी अगर रोटेट कर सकती है तो फोर्स के साथ साथ फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स हमने डिटेल में डिस्कस किया, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, किधर एक्ट करता है, ये तो डिस्कस किया। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे ये मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स का कंप्लीट डेरिवेशन है तुम्हारे सामने, मैग्नेटिक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर कोई पूछेगा कहाँ पर होना चाहिए, बताओ? ठीक है, अब पता नहीं तुम लोगों को ये बात पहले से मालूम थी या नहीं, कि कोई भी बॉडी है ना, या कोई भी मान लो रॉड ले लेते हैं, अगर इस रॉड के हर एक एलिमेंट पे कोई यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब जितना इधर उतना इस पार्ट पे होता है, अगर कोई यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा, ऐसे फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा सेंटर ऑफ मास पर आता है। ठीक है, पहले भी देख चुके हैं। ठीक, तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल हर एलिमेंट पर यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा। ठीक है, मैं एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, तो बी और आई तो हर एलिमेंट के लिए सेम है, तो डीएल भी अगर सेम लेंगे तो हर एलिमेंट पे ना मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है पूरी रॉड के ऊपर, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे फोर्सेस के लिए ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी फोर्स है उसको तुम कहीं पर भी अप्लाई कर दो या सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दो।
हमें देखना, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर फोर्स के बारे में इंडिविजुअली तो पता होना चाहिए कि वो किस पॉइंट पर एक्ट करता है, और इससे पहले के जो जो भी फोर्सेज हैं उनके बारे में तो पता है कि किस पॉइंट पर एक्ट करता है। जैसे बाउंड फोर्स भी आया था नया, तो उसके बारे में मैंने अलग से मेंशन किया था कि वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स आया है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पर। तो हम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। हाँ, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जिसकी वजह से ये रॉड ए पॉइंट से कांटेक्ट अपना लूज कर दे। तो तुम गेस कर सकते हो कि स्टार्टिंग में करंट अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, और मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों मिल करके mg का क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर रहे होंगे। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कम होता जाएगा, अ, कम होता जाएगा, और तब भी ये दोनों मिल करके mg का क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कम होगा कि मैग्नेटिक फोर्स प्लस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों का टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर ले, ठीक है। तो बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा उस टाइम पे अकेले ये मैग्नेटिक फोर्स mg के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। करंट थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, mg का टॉर्क कम हो जाएगा, और ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, रोटेट कर जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेट कर जाएगी। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना करंट होना चाहिए? करंट मिनिमम उतना ही होना चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क को बैलेंस कर ले। तो कंडीशन हम यही लगाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ mg। दोनों के टॉर्क की वैल्यू कितनी कितनी होगी? तो ये लिखेंगे, पहले बताओ मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया गया, ये 60 डिग्री है। ये एंगल, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, गुड, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन L/2। नेक्स्ट, टॉर्क ऑफ mg का टॉर्क कितना होगा? mg का टॉर्क, हाँ, mg L/2, गुड, L/2 cos, ये वाली डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज L/2 cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos 60 इज हाफ, ठीक है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन तो हमने ड्रॉ कर दी क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है। मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है BIL, ठीक है, मल्टीप्लाइड L/2, और ये इक्वल है mg L/4, ठीक है। ये L कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 बचेगा, और I की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द मिनिमम या मैक्सिमम करंट such that rod doesn't lose its contact from the support। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? mg/2BL। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे, आज बस एक क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा।
लोगों की छुट्टी नहीं है कल, दिन में किसी दिन छुट्टी है तुम लोगों की? आज छुट्टी थी? आज मॉर्निंग में छुट्टी थी क्या सबकी? इस वीक में किसी भी दिन? हाँ, सैटरडे संडे तो है नहीं, मॉर्निंग में। तुम लोग तो इवनिंग की बात बता रहे हो, मॉर्निंग में मतलब तुम लोग की तो क्लास कल 12:30 तक है क्लास। गुड, कल 12:30 तक है तुम लोगों की क्लास। अच्छा ठीक है, AITS है तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो नॉर्मल एग्जाम की तरह है, तो उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, कंटिन्यूअसली तुम्हारी तैयारी चलनी चाहिए। ठीक है, आज असल में मैं चाह रहा था ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, किसी भी जनरल शेप के रॉड के वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेशन, ये भी हम कंप्लीट कर लें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी लेने से कोई फायदा नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 5 मिनट के अंदर इसको कवर करते हैं। ठीक, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो क्योंकि इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले लिख देता हूँ। रॉड के बारे में बताया गया है कि मास इसका नेग्लिजिबल है, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है 0. ठीक है, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन लिया ना वैसी सिचुएशन है, लेकिन इसका ये ऑलमोस्ट मासलेस है, मतलब इसका जो वेट है ना वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में बताया, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 4.8 है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये भी गिवन है 0.34 टेस्ला, और रॉड में कितना करंट पास कर रहा है 6.5 एम्पेयर, ये भी गिवन है, करंट भी गिवन है। ठीक है, ओके, calculate the torque due to magnetic force on the rod for an axis at P. Calculate the torque due to magnetic force on the rod for an axis at P. Is it correct to take the total magnetic force to act at the center of gravity of the rod when calculating torque? चलो ये तो पॉइंट हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हर एलिमेंट पर यूनिफॉर्मली एक्ट करता है, तो हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स को सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर सकते हैं, और हर ऐसे फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास पर जो कि लेंथ पर यूनिफॉर्मली एक्ट करता है। अब तुम्हें याद होगा, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, याद है तुम लोगों को? अगर कहीं पे तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट लेने को कहा जाए तो वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं ले पाओगे, क्यों पता है? कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे वो m⍵² r के इक्वल होता है, तो फोर्स कुछ ऐसा होता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है ना वो सेंटर पर नहीं आता है, इसका सेंटर से थोड़ा दूर आता है। ये रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि एक फोर्स अगर हमें अप्लाई करना हो जिसका जिसके लिए ट्रांसलेशन और रोटेशन का इफेक्ट वैसा ही हो जैसा कि कंपोनेंट फोर्सेस का हो रहा हो। ठीक है, तो इन सारे फोर्सेस को ऐड करके फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो किस पॉइंट पर लगाएंगे? उसी पॉइंट पर लगाएंगे जिससे कि रिजल्टेंट फोर्स का टॉर्क और इन इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क सेम आ जाए, तभी हम इस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है ना तो उसको हम सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगाते। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओहो, सर तुम लोग इतनी देर से कुछ बता ही नहीं, तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तुम लोगों ने 5 मिनट वेस्ट करा दिया, तो 2 मिनट है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा था कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट रॉड यहाँ पर मासलेस है। ठीक है, और इस पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रॉड में करंट पास कर रहा है
और करंट पास करने की वजह से इस रॉड के ऊपर 2 टाइप्स के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इस रॉड के ऊपर 2 टाइप के फोर्सेस हैं। कौन-कौन से फोर्सेस? इस रॉड के ऊपर कौन-कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो इस रॉड के ऊपर स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? रॉड के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कुछ इधर की तरफ एक्ट करेगा और mg नहीं एक्ट कर रहा है क्योंकि ये मासलेस है। और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? यहाँ पर करंट क्योंकि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो L क्रॉस B करके चेक करो, मैग्नेटिक फोर्स कुछ इधर एक्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। यही दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब ये रॉड वर्टिकल थी, क्वेश्चन में कहा गया कि जब ये स्टार्टिंग में रॉड इज स्ट्रेस्ड और स्टार्टिंग में स्प्रिंग जो है ना, स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में होगी, तो नेचुरल लेंथ में होने का मतलब है कि वो कुछ इधर हो सकती है, ठीक है? तो जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और स्प्रिंग का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि पहले नेचुरल लेंथ क्या थी, है ना? क्वेश्चन में बताया गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रॉड आती है 53 डिग्री पर, कि 53 डिग्री पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रॉड 53 डिग्री रॉड की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स के अलावा जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जिसका मतलब यही है कि अभी स्प्रिंग स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, ठीक है? तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, स्ट्रेस्ड है, तभी ये अपनी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो पहला क्वेश्चन था कि स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है या कंप्रेस्ड है? कंप्रेस्ड अगर होती तो स्प्रिंग फोर्स भी इधर एक्ट करता, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर, रॉड तो और इधर जाती। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स बैकवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन है। तो दूसरा पार्ट है कि एक्सटेंशन कितनी है और एनर्जी कितनी स्टोर है। एक्सटेंशन पता चल जाएगा तो एनर्जी भी पता चल जाएगा। एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाएंगे, टॉर्क ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल्स टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे kx और ये स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? L sin थीटा। इसको चेक कर लो, L sin 53 डिग्री। और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखेंगे V I, यहाँ पर I गिवन है, गुड। और लेंथ इज ऑल्सो गिवन, ये तीनों टर्म्स गिवन है, और L/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें एक्सटेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी, और x पता चल गया तो हाफ के x स्क्वायर से एनर्जी भी पता चल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम देखो, अब ये जो सेकेंड हाफ है तुम्हारा फोर्स कैलकुलेशन वाला, उसमें 1 घंटे की क्लास का टाइम बचता है। एक इरेगुलर शिफ्ट, नहीं 1 घंटे में, सॉरी, उसमें वो टॉर्क वाला भी पार्ट है। 1 घंटे मतलब मान लो 1.5 से 2 घंटे की क्लास बची हुई है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अगर लंबी क्लास हुई तो नेक्स्ट क्लास में मैं इरेगुलर शेप की वायर के ऊपर भी फोर्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? उसके कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है? ये ओवरऑल फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर एक टॉपिक बचता है कि करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क कैलकुलेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा, कि बस इतना ही रहता है। ये पार्ट कवर हो गया, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में आ जाएंगे। कि तुम क्वेश्चन निकाल के देखना, इससे पहले के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, ठीक है? अपने मॉड्यूल में, बुक में क्वेश्चन ट्राई करना। अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझे तुमने तो आसानी से इतने ही पॉइंट्स यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्लास अब ओवर कर